Hello everyone, again warm welcome to my YouTube channel. This is Kumari Sangeeta. Today I am going to discussing about series of MCQs on sterilization and disinfection. Question number 6: gas is less efficient than moist heat. First option is B. First option is autoclave. B. Hot air oven. C. Dry heat. D. Both B and C. तो मोस्ट हीट से कम कुशल कौन सा मेथड होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेरिलाइजेशन. व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, मीडियम और सरफेस इज फ्रीड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर इन द वेजिटेटिव और द spore state. तो it is done by the, if it is done by the heat, then heat are of two types. It is dry heat or the moist heat. Then which is more superior? और कौन जो है ज़्यादा सुपीरियर है? विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड विच इज़ लेस एफिशिएंट? हियर द राइट ऑप्शन, राइट आंसर इज ड्राई हीट एंड बी, बिकॉज ड्राई हीट का ही एग्जाम्पल होता है हॉट एयर ओवन. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी और डी. जो ड्राई हीट होता है वो अच्छे से आर्टिकल्स और मीडियम को स्टेलाइज करता है. अगर हम कंपैरिजन किया जाए ड्राई हीट की, तो ऐसा क्यों? ये काफ़ी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि एवरी एग्जामिनर्स आस्क्ड इन योर वाइवा क्वेश्चन, वाइवा एग्ज़ाम में वो काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि मोस्ट हीट ये सुपीरियर क्यों है ड्राई हीट की? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ moist heat produces latent heat. First, it produces latent heat and has high penetration power. Second thing is कि it works at a low temperature and time. जो moist heat हमारा होता है ये इसका जो ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन स्टीम अंडर प्रेशर पे, स्टीम अंडर प्रेशर. मीन्स कि यहाँ पे मॉइस्ट हीट में क्या हो रहा है कि हम वाटर ऐड करते हैं एंड वाटर से जो वाटर ऐड करते हैं एंड वाटर से जो स्टीम निकल रहा है उसके थ्रू आर्टिकल्स का स्टेरिलाइजेशन होता है. ठीक है. तो हियर द वाटर एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट एंड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. When these steam touches a cooler object like a microbes on an instrument, it converts back into the liquid water, and this intense release of energy causes damage of microorganisms. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हम जब स्टीम अंडर प्रेशर पे काम करता है, जो मॉइस्ट हीट हमारा होता है वो किस पे वर्क कम करता है? स्टीम अंडर प्रेशर पे. तो स्टीम जो होता है जब हम पानी ऐड करते हैं ऑटोक्लेव में, जब हम पानी ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है एब्जॉर्व करता है, बहुत सारा एनर्जी ऑब्जर्व करता है. वाटर जो है एब्जॉर्व करेगा एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट की. लेटेंट हीट का मतलब वो होता है हिडन. लेटेंट मतलब हिडन होता है, हिडन एनर्जी. ठीक है. और ये हिडन एनर्जी जब ये लेटेंट हीट जब किसी आर्टिकल्स ये क्या कहते हैं आर्टिकल्स के सरफेस को जब वो टच करता है, मतलब वहाँ तक जब वो स्टीम पहुँचता है, तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कील हो जाते हैं. ठीक है.
ये है इसका मेन। ये आप देखोगे कि जो एज़ कम्पेयर टू और इसमें जो है काफ़ी हाई पेंट्रेशन पावर होता है। अगर आप देखा जाए तो जो हमारे हाथ जो जलते हैं नॉर्मली, अगर मान लिया आपके हाथ जल गए, आग वाग से जलते हैं तो इतना तेज़ नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी स्टीम से जल जाए, अगर आप देखते हो कि जैसे प्रेशर कुकर हो गया वो सब हैंडल कर रहे हो, उसके जो भाप से अगर मान लिया आपका हाथ जलेगा तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, हिडन हीट छिपी हुई होती है, जिससे हमारे हाथ में जो है तेज़ ये जलन महसूस होता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट रिलीजेस इनटू आवर टिश्यूज डीप. It has a high penetration power as compared to dry heat. And second thing is it works at the low temperature और टाइम पे ऑटोक्लेव के लिए जो है टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, एंड फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए हम करते हैं स्टेलाइजेशन। वेरस जो अगर हम ड्राई हीट देखा जाए, अगर हॉट एयर ओवन देखा जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो है 160 डिग्री सेल्सियस पे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर पे करेंगे, तब हमारा सेम प्रोसेस हम कर सकेंगे। इसलिए जो मॉइस्ट हीट होता है वो ये क्या कहते हैं, सुपीरियर होता है, और ड्राई हीट हमारा यहाँ पे इज़ लेस एफिशिएंट होगा देन मॉइस्ट हीट। तो आंसर हमारा क्या होगा, बोथ बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Temperature and time period for Holder method in pasteurization is dash. Pasteurization में होल्डर मेथड के लिए जो टेम्परेचर और टाइम है वो कौन सा है, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स पे करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 66 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. तो जो पैस्चराइजेशन में होल्डर मेथड के लिए टेम्परेचर और टाइम जो दिया गया है वो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. The mechanism of dry heat sterilization primarily works by, first option is denaturation of proteins, B oxidative damage, C elevated levels of electrolytes, D all of the above. तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ये जो है मुख्य रूप से इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस किस पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है. फर्स्ट ऑप्शन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बी ऑक्सीडेटिव डैमेज, सी एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें जो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा डी होगा. अब डी कैसे होगा वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है. यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन थ्रू क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर रहे हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कैसे हो रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इधर उसका जो है डीनेचुरेशन हो जाएगा, या तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, या तो कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाते हैं. तो ये सारे ऑप्शन जो है वो होंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट. अब ये कैसे होगा वो हम देखते हैं. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है. डीनेचुरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डीनेचुरेशन of proteins. डीनेचुरेशन से आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पे प्रोटीन का जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर है, डी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोटीन का जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना. इट मीन्स कि डिस्ट्रक्शन और डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये इसका ख़त्म हो जाना. डिसरप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर.
डिस्ट्रप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर हुआ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है, वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाएगा। इट मीन्स कि वो अगर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, उसका ख़राब हो जाना। सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लास्ट, इसका ख़राब हो जाना, ये क्या हो जाएगा, इसमें ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा रिमेन्स इंटैक्ट। remains intact. As a result, loss of biological functions of as a loss of biological function of microorganisms, as a loss of function of माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपना जो एक्टिविटी है वो खो देगा, उसका जो नॉर्मल जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि जो उसके एंजाइम्स जो ये जहाँ पे जो है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं कांट, एज अ रिजल्ट एंजाइम्स कांट catalyze the chemical reactions। ठीक है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हीट के थ्रू, जब अगर हम ड्राई हीट स्टेलाइजेशन यहाँ पे अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटीन का माइक्रोनिज़म्स के जो प्रोटीन है वो ख़राब हो जा रहे हैं। उसका जो नॉर्मल जो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में जो उसका जो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है वो लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाटरनरी जो भी स्ट्रक्चर है वो जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग खुल जाएगा। जो प्रोटीन का जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डिंग खुल जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा। ये अनकॉइल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हीट होता है वो डायरेक्टली ये हीट जो है वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रोटीन्स का, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट गया तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी या क्वाटरनरी जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हो वैसा ही रहेगा। अब ये अगर मान ली प्रोटीन अपना ये तो वो प्रोटीन अगर ये उसका ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट जो उसका फंक्शन है, बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होता है वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ड्राई हीट स्टेलाइजेशन वर्क करता है। आइदर वो डिनेचर कर देगा, नंबर बी ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आर्टिकल्स के सरफेस पे जो है अगर ये हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कैसे कि इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द हीट फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होगा, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं, जो डीएनए हो गया, जो उसका लिपिड हो गया, जो प्रोटीन्स हो जाते हैं, उसको ये क्या करेगा, वो ख़राब कर देगा। डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो मल्टीपल कॉपीज़ जो बन रही है वो स्टॉप हो जाएगा। लिपिड का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ये डीएनए का मल्टीपल जो कॉपीज़ जो बन रही है वो बनना स्टॉप हो जाएगा। लिपिड का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर से ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो है कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव डैमेज
करता है। सेकेंड, ड्राई हीट। नंबर 3, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू द हीट वाटर रिमूव फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल्स। हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड जो वाटर होता है वो कम्स आउट, वो रिलीज़ होने लगेगा। उसके रिलीज़ होने की वजह से जो है, जो उसका सेल है वो स्टार्ट्स टू श्रिंकेज। यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो उसका एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो सेल, उसके सेल डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो है स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच infective material is converted to ashes by burning is known as। The process by which infective material is converted to ash by burning is known as, first option is hot air oven, B flaming, C sunlight, D in incineration। तो जो है वह प्रोसेस जिसमें कि इन्फेक्टिव मटेरियल जो होते हैं जलने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि इन्फेक्टिव मटेरियल हमारा जो है जलने के बाद ऐश के रूप में आ रहा है, वो कौन सा मेथड होगा, कौन सा प्रोसेस है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन में क्या होता है, आर्टिकल्स जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं उसका स्टरलाइजेशन हो रहा है। बी फ्लेमिंग, आग की लपट से जो भी आर्टिकल्स है, यानी कि जो ग्लास लाइट्स हो गया, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स हो गए, वो सब स्टरलाइज हो रहा है। सनलाइट, यानी कि जो नदियाँ और टैंक में अगर यूवी रेज पड़ता है तो उससे जो भी रिवर और नदी में अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं। तो डी इंसिनेशन, ये प्रोसेस है जिसमें कि इन्फेक्टिव मटेरियल को जलाने के बाद क्या होता है, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंसिनेशन। ठीक है, सॉरी, इंसिनेशन, डी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ STST मेथड इज। STST मेथड का फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, बी हाइट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो STST का जो फुल फॉर्म है वो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए। दिस इज आवर राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर होगा, ए। दिस वन इज ए राइट आंसर होगा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द STST मेथड इज ऑल्सो नोन एज। STST मेथड को होल्ड प्रेशराइजेशन कहते हैं, फ्लैश प्रेशराइजेशन कहते हैं, कंटिन्यूस मेथड है, बी एंड सी बोथ, ए एंड सी, ई ऑप्शन बोथ बी एंड सी, क्या होगा। तो STST मेथड को हम होल्डर प्रेशराइजेशन कहते हैं, फ्लैश प्रेशराइजेशन कहते हैं, कंटिन्यूस मेथड कहते हैं, या क्या है इसका राइट आंसर। जो एस टी मेथड है इसको हम फ्लैश प्रेशराइजेशन कहते हैं, एंड इसको कंटिन्यूस मेथड भी बोला जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश प्रेशराइजेशन एंड कंटिन्यूस
मेथड, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बी एंड सी। तो क्या हुआ राइट आंसर ई, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं नीचे में इंक्लूड कर दूँगी 6 का आंसर हमारा हुआ। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, तो मैं जो है बाद में नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी इसका राइट आंसर कौन कौन सा हुआ। ये मेंशन करना मैं भूल गई। ओके, let's finish the topic. Today's topic we'll discuss after 2 to 3 days again on the sterilization MCQs on sterilization disinfection. If you like my videos, please like, subscribe and comment on it. Okay, bye and see you soon.